सबकी आवाज़ मीडिया नेटवर्क के बिंदास बातचीत प्रोग्राम में सबकी आवाज़ मीडिया नेटवर्क देखने वालों का मैं दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूं। आज हम बातचीत करेंगे एनसीपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कद्दावर मुस्लिम लीडर या मुस्लिम चेहरा, होलिये से भी जो है तो नज़र आते हैं, जो कि मुस्लिम चेहरा एनसीपी का सैयद अब्दुल खदीर मौलाना, जो खदीर मौलाना के नाम से मशहूर है। कॉरपोरेटर रहे, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन औरंगाबाद में नुमाइंदगी की, बिंदास बातचीत करते हैं, बेबाकी से बातचीत करते हैं। हमारे सवालात का जवाब भी बड़ी बेबाकी से दिया। तो मुलाहिजा फरमाइए खदीर मौलाना का वो इंटरव्यू जो मैंने यानी रफ़ीउद्दीन रफ़ीक ने उनसे जुमेरात के रोज़ लिया, और जो है तो आज हम उसको नश्र कर रहे हैं। हाजिर हूँ साथ में खदीर मौलाना, दबंग अंदाज रखने वाले खदीर मौलाना से खड़से के एनसीपी में दाखिल होने के बारे में हम बातचीत करेंगे। खदीर भाई, खड़से को अब आपने एनसीपी में अब कल तो दाखिल हो जा रहे हो, ठीक है, तो क्या अब ये शुरू हो गया ऐसा कि सारी पार्टियां फोड़कर अपने अंदर जो है तो दाखिल करने का काम? हम लोग कभी किसी के घर नहीं फोड़ते। अच्छा, जो दरोड़ेखोर होते हैं वो घरदार फोड़ने का धंधा उनका होता है। हम तो सम्मानित करते हैं जब किसी पे जुल्म होता है, ज्यादती होती है, तो हमारा जो नेता है शरद पवार, कमजोरों और जुल्म जालिम होने वाले लोगों के खिलाफ खड़े रहने वाला नेता है। बगावत करने वालों को इनाम भी तो देते हैं ना। बगावत जो है क्या बोलते ना, वो उसको मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, हमें मालूम है हमारी हिफाजत कौन करता है। हिफाजत के नाम पे खड़से, हाँ, हमें मालूम है हमारी हिफाजत कौन करता है। हाँ। लाज रख ली है इस मुल्क में हमारे बुजुर्गों ने, वरना सब टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। मतलब अब जो है तो खड़से जी को मंत्री तो बनाने वाले हैं। अच्छा, एक चीज और, एक मंत्री तो बनेंगे, है ना? देखिए, अभी सबसे पहला मसला ये है कि खड़से साहब जो एक ऐसा 40-50 साल बीजेपी में काम करने वाला, उनके ग्रास रूट का नेता है। आप महसूस कीजिए कि आज के तारीख में बीजेपी की जड़ें उखड़ना शुरू हो गई है। हमारा काम नहीं है किसी के घर को फोड़ना तोड़ना, ये धंधा बीजेपी और आरएसएस का काम है तोड़ना फोड़ना, हमारा नहीं है। हमने हमेशा जिन पे जुल्म हुआ है, जो काम करने वाले लोग हैं, जो समाज के अंदर डेवलपमेंट करने वाले लोग हैं, उसी तरीके का हमने हमेशा खड़से को भी देखा है। और खड़से बीजेपी में भी काम किया, तब भी हमने देखा कि मुस्लिम समाज और माइनॉरिटी समाज और ओबीसी समाज के साथ इंसाफ की भूमिका को देखा है, वो पार्टी में भी। तो कहीं न कहीं उनके अंदर में सेकुलरिज्म की कोई चीज पलती है। अब उनके साथ अगर जिस तरीके का खिलवाड़ बीजेपी का ये धंधा ही है कि लोगों को इस्तेमाल करना, उनका पूरा निचोड़ लेना उनको, और उसके बाद उसको फेंक देना। अब इतने 40 साल के काम करने वाले बीजेपी के जो नेता, उनके ऊपर विनय भंग के केस करना, उनपे जमीनों के भूखंडों के केस करना, उनको सियासी तौर से जो है तो डैमेज करना, इस तरीके की नीति रखने वाली ये जमात मुल्क में भी इसी तरीके का वो काम कर रही है। मुल्क को डैमेज कर रही है, मुल्क के हिस्से को डैमेज कर रही है। तो ये आज आप देख रहे हैं तस्वीर, ये कोई हम उम्मीद ही करते हैं इस तरीके का माहौल मुल्क के अंदर में होगा। खदीर भाई, ये कहा जा रहा है कि अगर खड़से जी को नहीं लाती एनसीपी में तो जो है तो ये जैसे मध्य प्रदेश में हुआ, जैसे कर्नाटक में हुआ, ये सब ऐसा होने वाला था महाराष्ट्र में। हम लोग महाराष्ट्र में फोड़ देती थी बीजेपी। हम लोग महाराष्ट्र में बीजेपी की मुखालिफत में समर्थ है। हमारे पास एक ही बादशाह है जिसका नाम है शरद पवार। वो 80 साल की उम्र में भी नौजवान हैसियत रखने वाला नेता है, जो इनको पछाड़ने की ताकत रखता है। और शिवसेना ने जिस तरह से शरद पवार साहब जी के साथ उद्धव जी ने जो साथ दिया है, जिस तरह की भूमिका से आज सेकुलरिज्म के ऊपर काम चल रहा है, मैं इस सरकार का, इस सीएम का, शरद पवार साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक नाइंसाफी हुई हुई इंसान को इंसाफ देके सम्मानित करके पार्टी में लिया जा रहा। मैं खड़से साहब के वेलकम करता हूं और मुबारकबाद पेश करता हूं और खुशी जाहिर करता हूं कि इस तरह का माहौल आने वाले दिनों में खड़से साहब की वजह से सेकुलरिज्म को ताकत मिलेंगी। और जितने लोगों पे अन्याय भाजपा में और पार्टियों में हो रहा है,
उनको इंसाफ दिलाने के लिए ये सारी टीम नहीं बनेंगी और काम होगा। अच्छा एक बात बताओ, बहुत ईमानदारी से बोलना, बेबाकी के लिए मैं जो है तो आपको मानता हूँ, ठीक है। खदीर भाई औरंगाबाद में भी कुछ ऐसा होने वाला है? बहुत कुछ ऐसा आप देखेंगे, बहुत कुछ हुआ है। हाँ। यहाँ भी बीजेपी के जो बी टीम है, पिल्लू है, चिल्लू है, वो सब जमा हो रहे हैं। हाँ। और वो समझ गए हैं कि ये बीजेपी के, अब कैसा होता है जब सत्ता जाती है तो उसके चूहे भी घर छोड़ना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह की माहौल आपको यहाँ कितने लोग हैं यहाँ पे औरंगाबाद में? बहुत लोग हैं अभी जो तो आने टिकट वाले। के वास्ते आएंगे खाली कि क्या है? नहीं, टिकट का इश्यू तो अभी ये सेकेंडरी है। टिकट का अभी किधर इलेक्शन है, महानगर पालिका के भी इलेक्शन अभी लगे नहीं है, वो उस वक्त की बात होंगी जब टिकट का। लेकिन टिकट से पहले अभी कितने कांग्रेस के, कितने हमारे MIM के, कितने बीजेपी के, सारे लोग जो है। तो कांग्रेस से तुम्हारा अलायंस है ना भाई? हमारा अलायंस है, हमारे साथ में है। फिर भी ले रहे हैं उनको? साथ ही है ना हमारे। नहीं क्या मतलब जो मैं ये पूछ रहा हूँ कि एनसीपी में आने वाले, अब कौन, जाहिर बात है कौन आएंगे एनसीपी में? ये बीजेपी के है, तुम्हारे MIM के है। MIM का नाम नहीं लेंगे जब तक चलता नहीं। समाजवादी है। MIM का नाम अगर नहीं लेंगे तब तक नहीं चलता। भाई देखिए ऐसा है, ये तो क्या बोलते हैं ना, मेरा हमसाया शाह के खंजर से गुल बनाता है। शाह के गुल से खंजर बनाता है। मैं आईना बनाता है, वो पत्थर बनाता है। आईना असल में आईना दिखाने का काम करेंगे कि क्या करेंगे? आईना दिखाएंगे। हाँ। ये जो तस्वीर हमारे पास है सेकुलरिज्म की, और ये लॉकडाउन के अंदर में जितने बीजेपी प्रो और RSS प्रो लोग थे, जिस तरह से कौम की खिदमत करने का जज्बा जिन लोगों में था, अल्हम्दुलिल्लाह आज जमीयत उलमा ने उनको सम्मानित करने के लिए एक प्रोग्राम रखा है, उसमें ये सब बातें आएंगी। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि हमारा शहर का इतना बड़ा MP जमीयत उलमा ने उसको भी बाहर रखा, सम्मानित के लिए इसलिए नहीं बुलाया कि 4 महीने इसलिए नहीं बुलाया, 4 महीने के अंदर 4 महीने 5 महीने के अंदर में लॉकडाउन में। खदीर मौलाना को छोड़ो भाई, जनता में जाओ तुम आम, और जनता से पूछो ये लोग तुम्हारे काम आए क्या। इनकी औकात लोगों ने पहचान ली है। अच्छा। और संगठनों ने भी पहचान ली है। मैं ठीक है, मैं शहर की बॉडी को हम डिस्टर्ब नहीं करते, उनका निर्णय, उन्होंने क्या करना है, किसको बुलाना, हमने नहीं किसी को मना किया है, वो उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन इस बात से अंदाजा लगाओ कि इनकी पोजीशन अब इस वक्त कहाँ पर खड़ी है। अच्छा अभी जो है खदीर भाई, एक सवाल ये है कि इलेक्शन को लेके क्या स्ट्रेटेजी है? आप जो है तो किसको मुकाबले में समझते हैं? बीजेपी, शिवसेना तो आपके अलायंस ही है, MIM, कौन आपके मुकाबले में है यहाँ पर औरंगाबाद? हाँ, हमारा मुकाबला राष्ट्र बीजेपी वालों के साथ ही होगा। क्यों? बाकी कोई तीसरा नंबर पे नहीं है। क्यों तीसरे नंबर पे? MIM क्या है फिर? अरे यार 26 जो है तो कारपोरेटर बात कर रहे हैं। आप हैदराबाद जाओ। हाँ। अरे जाके देखो, इतना पुराना शहर है। हाँ। पानी से लबालब होगा, लोग अंदर ही घुट घुट के मर गए। उन्होंने बोले पानी भर जाए MIM वालों ने। देखिए आपको अगर रिकॉर्ड देखना है तो हैदराबाद के पुराने इलाके में जो तालाबात थे, जो बारिश का पानी जैसे अगर किधर से आता तो तालाब के अंदर में सच हो जाता था, उसका साटवन हो जाता था। आज वो तालाबों को अपने गुर्गों के हाथ से प्लाटिंग करके वो तालाबों को भी उन्होंने बेच दिया। यही सब पार्टियों ने जो वहाँ पे TRS तो अभी आई है। जो क्यों नहीं ले रहे? लो ना नाम। अभी MIM की बात कर रहा हूँ ना मैं। तो उन्होंने बेचे क्यों? उनके गुर्गों ने बेचे, उनके कार्यकर्ताओं ने बेचे। बोले कि बेचो तुम। उनके कार्यकर्ताओं पे केस भी बुक हुई है, और कितने कार्यकर्ता तो पानी उससे भरा, आपका कहना है? पानी तालाबों को बंद कर देने की वजह से जो पानी तालाब में जाता था वो शहर के अंदर आया। अच्छा। और एक इलाका है बाबा नगर और वो उसके आसपास का चंडीगुड़ा, पंडीगुड़ा, क्या नाम है उसका, वो सारे जगह के ऊपर में वो एक कट्टा टूट गया। कट्टा टूटने के बाद वो पानी तालाब में जाता था, तो तालाब पे प्लाटिंग होने की वजह से पानी अंदर घुस गया। इसकी जिम्मेदारी ये है, अरे जो लोग खिदमत कर रहे हैं अपने तौर से, ओडियो में लोगों को निकाल रहे, उनको मारने का काम कर रहे, साले तुम्हारा काम नहीं है। तो इतने गए हुए तो ये लोग हैं। और बिहार में तो इलेक्शन लड़े कामयाबी के साथ में। अरे भाई बिहार के अंदर पूरे हिंदुस्तान, पूरी चर्चा में MIM पूरे हिंदुस्तान में इन्होंने शुपियारी ली हुई है। काय की शुपियारी? भाजपा को सपोर्ट करने की। किसने? इन्होंने, MIM वालों ने। क्या शुपियारी लिए? ये शुपियारी है कि इनको ताकत देने का और सेकुलर फोर्स को हराने का। कैसा होगा ये बताओ? आप देखिए, तुम्हारे घर में 7 MLA है, 30 MLA तुम लड़ा सकते हैं आंध्र प्रदेश, अपने तेलंगाना में, तो तुम 7 से 8वां नहीं लड़ाते। और वहाँ 30 सीटों की पोजीशन है कि तुम चुना के ला सकते। क्यों नहीं लड़ाते भाई? हमारा बिहार में जा रहे तुम, अब्बा का राज है तुम्हारा बिहार में,
पहले घर तो संभालो। डेमोक्रेसी ना यार खदीर भाई, कोई भी लड़ेगा ना कहीं से। डेमोक्रेसी को मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप डेमोक्रेसी में आपकी नीयत और आपकी आइडियोलॉजी तो होना चाहिए कि आप फरका परस्त मुल्क को तोड़ने वाली जमात का साथ देते क्या डेमोक्रेसी में? तुम्हारा ईमान है कि कहीं नमाज तो कितने असल में जब तूफान में घिरा हुआ था हैदराबाद, असदुद्दीन अवैसी अल्लाह से दुआ मांग रहे थे कि अल्लाह इसे घड़ी से निकाल दे। वो दुआ मैंने नमाज का वीडियो वायरल हुआ। एक इलियास को देखा मैंने, वो दुआ कर रहा था कि अल्लाह गारत कर दे। तो क्यों कर रहा था वो हैदराबाद का आदमी? दफना दे अल्लाह। वो विरोधी होगा खदीर मौलाना की जैसा विरोधी। बिल्कुल, वो किसी पॉलिटिक्स में नहीं है, न कोई जमात में है, उसका कोई एक सिविलियन आदमी है, लोगों को बचाने का काम कर रहा और बददुआ कर रहा। तुम्हारे शहर में बददुआ कर रहा, तुम्हारी इससे बड़ी लानत और क्या लानत है ऐसी। अच्छा एक बात ये चलते चलते ये बता, के मसले पे आप जो है कंप्रोमाइज करके विरोधियों को मदद करते हैं, लानत है। चलते चलते ये बता दो कि अगली स्ट्रेटेजी क्या रहेंगी, और कोई पैगाम देना चाहते तो दे दो। ये बोलेंगे नहीं तो ये बोलेंगे खदीर भाई कि अपनी बात कर दिया। लोगों को ये देना चाहता हूँ कि लोग समझदार है, लोगों ने इनकी हैसियत को पहचान लिया है। भाजपा और एमआईएम में कोई फर्क नहीं है। इनकी स्ट्रेटेजी देखो, तो परसों के इलेक्शन में देखो, शिवसेना को खुलेआम वोट दिए ना उन्होंने, कांग्रेस का कैंडिडेट दूसरा सेक्युलर, फिर वही शिवसेना दिया ना अलायंस में, तुम उनके, हम है ना अलायंस में। हाँ। अरे भाई, बड़े साहब को मारने के वास्ते कोई ताकत तो पैदा करना पड़ती ना। तो फिर एमआईएम से भी दुश्मनी? अरे हमारी क्या किसी से दुश्मनी नहीं है हमारी। हमारी दुश्मनी फिरका परस्तों से है कि जो मुल्क में लोगों के खिलाफ में मूवमेंट करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, मुल्क को नुकसान पहुंचाते हैं, उसकी मुखालिफत में हम। ये थे खदीर मौलाना, बड़ी बेबाकी के साथ सवालात का जवाब दे रहे थे। मैं रफीउद्दीन रफीक आपसे इजाजत चाहता हूँ इस वादे के साथ कि फिर किसी महारथी को लाऊंगा आपके सामने